बेबाक तो आज बंगाल के चौथे चरण का मतदान हुआ और आज सभी जगहों पर जबरदस्त हिंसा हुई। इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, टीएमसी के 5 कार्यकर्ता सीआईएसएफ की गोलीबारी में मारे गए। मगर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र अपनी मुख्यमंत्री पद की दावेदार लॉकेट मुखर्जी पर हुए हमले का जोर शोर से प्रचार कर रही है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखिए जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी प्रत्याशी लॉकेट मुखर्जी पर लोगों ने हमला बोल दिया है। देखिए वीडियो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं इसमें उनके गाड़ी पर हमला हो रहा है और किस तरह से उनका शीशा टूट जाता है। उस वक्त जब ये वीडियो आया दोस्तों, तो उस वक्त मेरा जो एक नेचुरल रिएक्शन था कि मैं उसकी आलोचना करूं, क्योंकि देखिए लॉकेट मुखर्जी कोई कार्यकर्ता नहीं है, वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार हैं और उनकी जान भी खतरे में है। मगर जब मैंने इस वीडियो को बहुत करीब से देखा तो मुझे कुछ चीजें पता चली। दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि स्लो मोशन में आप देखिएगा किस तरह से उनकी जो गाड़ी का शीशा टूटा, क्योंकि प्रचार यह किया जा रहा है कि देखिए हिंसा कितनी हुई कि लोगों ने उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊंगा दोस्तों किस तरह से गाड़ी का शीशा अंदर से आए फोर्स से टूटता है, बाहर से किसी पत्थर से नहीं। देखिए दोस्तों, इस स्लो मोशन में आप देख रहे हैं किस तरह से गाड़ी जो है वो अंदर से आए फोर्स से या ताकत से टूटती है। देख रहे हैं आप इसे? यानी कि यहां पर आपको किसी भी सूरत में कोई पत्थर नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर से किसी फोर्स से। अब मैं आपको एक फ्रीज फ्रेम दिखाता हूं, यानी कि जैसे ही गाड़ी टूटती है, उसका शीशा टूटता है, उससे कुछ लम्हों पहले, कुछ फ्रेम्स पहले आप एक रॉड जैसी चीज देखते हैं, जिसे हम यहां पर रेखांकित करके आपको दिखा रहे हैं। ऐसा लगता है दोस्तों कि गाड़ी के अंदर से किसी ने रॉड मारा या ये जो ऑब्जेक्ट है जो आप देख रहे हैं इससे मारा और शीशा तोड़ दिया। आज मेरा यह सवाल कि क्या लॉकेट मुखर्जी जिस गाड़ी में बैठी हुई थी, क्या जानबूझकर अंदर से तोड़ा गया ताकि यह आभास दिया जाए कि देखिए साहब वो कितनी हिंसा का सामना कर रही हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं, क्या यह संदेश देने के लिए यह किया गया है? फिर देखिए दोस्तों स्लो मोशन में किस तरह से अंदर से आए किसी वार की वजह से उनकी गाड़ी का शीशा टूटता है। मैं समझना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार तंत्र है, क्या इस देश की जनता को वो भक्त समझता है? क्या समझते हो आप कि यहां से लोग खाली हैं? अपने आप में यह वीडियो बहुत से सवाल खड़े करता है। क्या इसका यह तर्क भी हो सकता है कि अंदर कोई इतना घबरा गया आसपास जो चल रहा था कि उसके चलते उन्होंने ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया? यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी ऐसा जो है तर्क भी दे सकती है। दोस्तों यकीनन ये जो चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं, अभी तो 4 और फेजेस बचे हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इन 4 फेजेस में किस तरह की हिंसा होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं अर्धसैनिक बलों की गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और चुनाव आयोग की शिकायत में तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि ये पांचों के पांचों उनके कार्यकर्ता थे। पांचों के पांचों उनके कार्यकर्ता थे। और खबर यह आ रही है, एनडीटीवी की खबर के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एनडीटीवी की खबर यह भी कहती है कि आपस में गोलाबारी तक हुई और फिर यह कहा गया कि सीआईएसएफ घिर गई 600-800 लोगों से और उसने गोलीबारी की। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर सीआईएसएफ गई तो क्या उन्होंने रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया? क्या उन्होंने चेतावनी दी उन लोगों को जिन लोगों ने उन्हें घेर लिया था? क्या आपने उनके पैर पर गोली मारी, जो कि करना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 5 लोग मारे जाते हैं वो सभी टीएमसी के कार्यकर्ता क्यों होते हैं? देखिए इत्तेफाक भी हो सकता है कि पुलिस ने गोलियां चलाई और उनकी गोलियां जो हैं वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगी, मगर इस दुनिया में कुछ इत्तेफाक नहीं होता है दोस्तों। ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि अगर सीआईएसएफ को जरूरत क्या पड़ी इस तरह से गोलीबारी करने की? क्या वो ऐसे हालात में रही है जब वो इस खून खराबे को टाल सकती थी, जब वो कहीं ना कहीं छर्रों का इस्तेमाल कर सकती थी या रबर पैलेट्स का इस्तेमाल कर सकती थी या उनके पैरों पर गोली मार सकती थी? अब मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं दोस्तों उन लोगों का जिनके परिजनों पर यह हमला हुआ, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब दावा कर रहे हैं कि हिंदू युवा वाहिनी वालों ने गोली चलाई, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी के लिए वोट देने के लिए उन पर दबाव डाला जा रहा था। देखिए কে মারছে কেন্দ্র বাহিনী মারছে ওকে ভাই ওর কি ছিল ভোট দিতে গেছিল ভোট দেওয়ার সময় মারছে ভোট দেওয়ার জন্য মারছে হ্যাঁ কেন মারছে হ্যাঁ গুলি চালু করে দিয়েছিল কেন এটা मैं चाहता हूं कि इस वीडियो की पड़ताल हो, इसकी विश्वसनीयता की पड़ताल हो, क्योंकि यह वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और मुझे कई पत्रकारों ने इसे फॉरवर्ड किया है। मैं इसकी विश्वसनीयता को नहीं, इस पर दावा नहीं कर सकता, मगर मैं चाहता हूं इसकी जांच हो कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मगर फिर मेरा वही सवाल कि अगर अर्धसैनिक बलों ने गोलीबारी की तो ऐसी क्या वजह है कि गोलियां जो हैं वो सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लगी?
और दोस्तों, आज ही हमारा चुनाव आयोग, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल के चुनावों में लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। पहले आपको याद होगा मुकुल रॉय और शिशिर बजौरिया के बीच वो बातचीत, जिसमें शिशिर बजौरिया कह रहे हैं कि आप चुनाव आयोग से कहिए कि चुनावी एजेंट जो है वो किसी भी इलाके का हो, जरूरी नहीं कि उसी इलाके का हो। फिर रूल नियम कानून ही बदल दिया गया। उसके बाद कई लोग ये शिकायत कर रहे थे कि हम बटन जो भी दबाएं वोट बीजेपी को जा रहा था। इसके बाद जो है हमने असम में भी देखा कि बीजेपी के एक नेता की गाड़ी में ईवीएम पाई गई, या तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर में ईवीएम पाई गई। तो लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों चुनाव आयोग पर, और अब चुनाव आयोग होश में आई है, नींद से जागी है। इस फरमान के मुताबिक जो आपकी स्क्रीन पर है, उन्होंने कहा है कि अब इस बात पर जोर दिया जाए कि नेता लोग जो रैली करें वो मास्क पहने, वो कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखें। और ये कब हुआ दोस्तों? जब दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला आया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलीज करते हैं, अमित शाह रोड शोज करते हैं, ममता बनर्जी रोड शोज करती है, मगर हम कहीं पर भी मास्क नहीं देखते हैं। और प्रधानमंत्री की इसलिए जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री देश के नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने आज तक किसी भी रैली में जो भीड़ है उससे यह नहीं कहा कि आप मास्क पहनो, और फिर सभी मुख्यमंत्रियों को ज्ञान दिया जाता है, बाकी आम इंसान को ज्ञान दिया जाता है। आम इंसान जब मुश्किल में होता है, उससे गलती हो जाती है। तो इंदौर की हमने वो तस्वीरें देखी थी, एक 11-12 साल के बच्चे के सामने उसके बाप की बेरहमी से पुलिस पिटाई कर रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना था। और कोरोना के नाम पर क्या हो रहा है दोस्तों, सिहरन पैदा करने वाली तस्वीरें। आप लखनऊ की तस्वीर देखिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति जमीन पर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं, इसको बेड नहीं मिल रहा है, और उसकी पत्नी, संभवतः उनकी वाइफ है, वो साथ में, इसे कहते हैं ना, शब्द नहीं है दोस्तों मेरे पास। और ये तस्वीर जो है, ये वीडियो अपने आप पे सिहरन पैदा करता है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं अगर इनकी जगह मेरे मां बाप होते तो क्या होता, इनकी जगह आपके मां बाप होते तो क्या होता। और ये कहां हो रहा है? लखनऊ जैसी जगह पर। और फिर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में घूमते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो एंटी रोमियो स्क्वाड्स आ जाएंगे, अगर हम सत्ता में आए तो सोनार बंगला हो जाएगा। अरे ये तो रामराज्य की तस्वीर है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं रुदाली करते कोरोना के पेशेंट्स क्या कह रहे हैं लखनऊ के अंदर। सुनिए इस बेबस महिला की आवाज। और योगी जी, मुझे उम्मीद है आप भी इस वीडियो को देखेंगे। सुनिए। अब बढ़ दे रहा हूँ, अब बढ़ दे रहा हूँ, आईसीयू दे रहा हूँ। ये बंगाली डॉक्टर है, वो रात आईसीयू व्यवस्था कर रहा हूँ। ये हुआ वो हुआ, कुछ नहीं किया, अंदर से भगा रहे थे। 3 बजे रिपोर्ट मिली, कल से भी कोई सुनवाई नहीं। सेमो सबसे शिकायत की, कंप्लेंट की, हाथ जोड़ी, कुछ नहीं सुनवाई की। मेरे भाई को लाठी से मार रहे थे, मेरी मम्मी फायर हो गई। मैंने डॉक्टर को पकड़ लिया, कोई इलाज नहीं किए। मेरा भाई सुनाने लगा, गार्ड ने मेरे कपड़े फाड़ दिए। और उत्तर प्रदेश में कोरोना के इलाज पर क्या मजाक चल रहा है, उसकी मिसाल ये खबर है। 4 बुजुर्ग महिलाएं गई कोरोना का टीका लगाने के लिए, और उन्हें कुत्ते के कांटे का इंजेक्शन लगा दिया गया। क्या कह रही है ये बुजुर्ग महिला, सुनिए। जी, हम तो अस्पताल में गए थे कोरोना का इंजेक्शन लगवाने, और हमारे तो उन्हें कुत्ते काटने का लगा दिया। जब मैंने पूछा भाई किस तरह का लगाया, कुत्ते काटने का लगाया। मैं कहा भाई इतना गलत कर दिया, हमारे तो पूछा भी नहीं। मैंने पूछे, उन्हें लगा दिया। बस हमारे दिमाग में चक्कर से आने लगे, हम तो वहीं बैठ गए फिर। और इस खबर पर, इस जबरदस्त भूल पर प्रशासन की प्रतिक्रिया तो और भी वाहियात है। सुनिए शामली की एक अधिकारी क्या कह रही हैं। कांडला सीएचसी प्रकरण में विस्तृत जांच प्राप्त हो गई है। जांच में पाया गया है कि 3 महिलाएं वहां पे कोविड वैक्सीनेशन कराने गई थी, परंतु भूलवश वो वैक्सीनेशन कक्ष में नहीं गई जो फर्स्ट फ्लोर पे स्थित था, बल्कि नीचे जनरल ओपीडी में चली गई। और वहां पे जो मौजूद फार्मासिस्ट था वो कहीं आवश्यक कार्य से निकल गया, और उसने बिना किसी को जानकारी में डाले एक प्राइवेट व्यक्ति जो जन औषधि केंद्र का फार्मासिस्ट है उसको नामित कर दिया एआरवी वहां पे लोगों को देने के लिए। उस व्यक्ति द्वारा इन 3 महिलाओं को बिना उनके कोई कागज देखे, पर्ची देखे एआरवी की वैक्सीन लगाई गई। इसके संबंध में जो जांच प्राप्त हुई है उसके संबंध में सीएमओ साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि जो वहां पे फार्मासिस्ट है उसको तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया जाए, और जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उस अस्पताल के, उनको चेतावनी निर्गत कर दी जाए। जो प्राइवेट व्यक्ति वहां कार्य कर रहा था, जो जन औषधि केंद्र का फार्मासिस्ट है, उसके लिए भी, उसकी सेवा समाप्ति के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। तो देखा आपने, गए थे कोरोना का टीका लगाने, और योगी के रामराज में उन्हें कुत्ते के काटने का इंजेक्शन लगा दिया गया। क्या योगी जी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या जवाबदेही है? आम इंसान मर रहा है कोरोना से। ये जो दूसरा अटैक आया है कोरोना का, क्योंकि देखो पिछले साल क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश पर इतना असर होता नहीं दिखाई दिया, उत्तर प्रदेश पर भी इतना असर होता नहीं दिखाई दिया, मगर अब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, भोपाल में 49 लोग मारे गए हैं कोरोना से। मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूं दोस्तों, और मैं आपको बताता हूं पिछले 15 दिनों में मेरे 3 रिश्तेदारों की मौत हो गई है। और आप जानते हैं उनमें से 2 लोग धार्मिक समारोह में गए थे, धार्मिक कथाओं में गए हुए थे। मथुरा की तस्वीर देखिए, बांके बिहारी के मंदिर में। आप मुझे बताइए, यहां पर कोई कोरोना की गाइडलाइन का अनुसरण हो रहा है? देखिए ये वीडियो दोस्तों।
दोस्तों, धर्म में हमारा विश्वास, ईश्वर में हमारे विश्वास पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, मगर ये महामारी उग्र हो रही है, हम लोग आंखें नहीं मूंद सकते हैं। मैं मेरे अपने 3 रिश्तेदारों की मौत हो गई भाई, जिनमें 2 लोग भागवत की कथा में गए हुए थे। उस दर्द को मैंने महसूस किया है। आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई जवाब है? गुजरात की तस्वीर देखिए, यह भी बीजेपी शासित प्रदेश है। भावनगर की तस्वीर देखिए दोस्तों। डॉक्टर्स वहां के कह रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहां तो जितने मृतकों की तादाद बताई जा रही है, छुपाकर की जा रही है। राजकोट की एक खबर आ रही है, माफ कीजिएगा, राजकोट नहीं, हां, सूरत की खबर आ रही है। सूरत की खबर आ रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक दिन में 250 लोग मारे गए। हिंदू का यह खबर बताती है कि प्रशासन कह रहा है 14 लोग मारे गए, मगर हमारे पास यह सबूत है कम से कम 100 लोग एक दिन में मारे जा रहे हैं। वहां तो ये लोग आंकड़े छुपा रहे हैं। यह तस्वीर देखिए एक शमशान घाट की, गुजरात की। लोगों को 10-10 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है शमशान घाट में। देखिए यह वीडियो दोस्तों। निःशब्द हूं मैं इस वीडियो को देखकर। इंसान की कोई जान की कीमत नहीं रही, इंसानियत नहीं रही, और हमारे राजनेता चुनावी प्रचार कर रहे हैं। हमारे राजनेता 11 से 14 अप्रैल के बीच टीका उत्सव मना रहे हैं। अरे ये उत्सव नहीं है, ये त्रासदी है। ये त्रासदी है क्योंकि हमारे मान्यताओं पर हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और फिर जनता का यह हाल होता है। मैं तो सिहरन पैदा हो रही है दोस्तों सोचकर कि कुंभ में लाखों लोग जा रहे हैं। वहां पर तो अब नेगेटिव आरटी-पीसीआर का भी नियम खत्म कर दिया गया है, क्योंकि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था बेवजह स्पेशल ट्रेन्स को ना बनाया जाए, का इस्तेमाल ना किया जाए कुंभ आने के लिए। इसके अलावा कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए आपको डुबकी लेने के लिए। ये तीरथ सिंह रावत ने आके सब कुछ खत्म कर दिया। आप सोच सकते हैं कि जो लोग कुंभ में जा रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां डुबकी ले रहे हैं, वहां क्या हालत हो रही है। इस देश की जनता के होने के नाते, इस देश की सरकार होने के नाते हम सबको समझना पड़ेगा हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। अगर इंसान की जान नहीं बचेगी तो मंदिर में घंटा कौन बचाएगा? है इस सवाल का जवाब तुम्हारे पास? क्योंकि ये सरकार करती क्या है? ये हमारी धार्मिक आस्थाओं पर खेल करती है। मेरे जैसा पत्रकार आज ये सवाल उठा रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, ये जो 2-2 रुपए प्रति ट्वीट पर बिकने वाले भक्त हैं ना, ये जो प्रचार तंत्र है बीजेपी का, ये लोग मेरे खिलाफ एक प्रचार चला देंगे कि मैं हिंदू विरोधी हूं। अरे तुम्हारी क्या औकात है जो तुम मुझे हिंदू विरोधी बताओगे? मेरी क्या मान्यताएं हैं, मेरा क्या विश्वास है, क्या अटूट विश्वास है धर्म में, आध्यात्म में, मैं जानता हूं, क्योंकि मेरा जो विश्वास है वो मुझे अंदर से मजबूत बनाता है ताकि मैं सत्ता से सवाल कर सकूं। मगर तुम अंदर से इस कदर गल चुके हो, झुक चुके हो, तुम्हारी रीढ़ ऐसे टूट चुकी है कि तुम सरकार से सवाल नहीं करते हो। वो सरकार जो तुम्हारी भावनाओं से खिलवाड़ करती है। बाज आओ, होश में आओ। आपके और हमारे मां बाप की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है, आपके और हमारे बच्चों की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं।